जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, एनडी यूएटी, कुमारगंज, अयोध्या। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कौन कौन से फंक्शन हैं, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, कंप्यूटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर को यूज करते हैं, और उसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, मेमोरी क्या है और कितने टाइप्स की मेमोरी होती हैं, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है, इन सभी का एग्जाम्पल तथा कंप्यूटर के जनरेशन, इन सभी बिंदुओं के माध्यम से आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, और फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर जो है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया जो है विजय पांडुरंग भटकर, ये फादर में कंप्यूटर के पिता माने जाते हैं, क्योंकि सुपर कंप्यूटर इन्हीं के समय आया था इंडिया में। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा, परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड रिजल्ट ऑन द डिस्प्ले। कंप्यूटर जो है वो प्रोग्राम की एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसका परफॉर्मेंस मतलब उसका मैथमेटिकली एंड लॉजिकली ऑपरेशन के बाद उसका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले पे बेच देता है। इसको कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो होता है कंप्यूटर, तो इसका फुल फॉर्म सी से मतलब कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूज्ड, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलर, यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब देखें कंप्यूटर के कितने फंक्शन होते हैं। तो कंप्यूटर के यहाँ पे बेसिक फंक्शन होते हैं। देयर आर 3 बेसिक फंक्शन ऑफ आ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के 3 बेसिक फंक्शन हैं। तो कौन कौन से हैं? एक होता है इनपुट, एक प्रोसेस एंड आउटपुट। मतलब इनपुट और प्रोसेस मतलब जहाँ पे डेटा का प्रोसेसिंग होती है और फिर उसको आउटपुट यानी कि डिस्प्ले पे उसको भेज दिया जाता है। तो अब सबसे पहले देखें एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कौन कौन से लाभ होते हैं। तो क्या है? सबसे पहले कि हाई स्पीड मीन्स कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस। कंप्यूटर जो है बहुत ही तेज डिवाइस होती है, और इट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यह बहुत ही बड़े अमाउंट के डेटा को कैलकुलेशन के लिए कैपेसिटी रखता है, उसकी कैलकुलेशन इजीली कर देता है। द कंप्यूटर हैज़ यूनिट्स ऑफ स्पीड इन माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड एंड पिकोसेकंड। इसकी जो स्पीड होती है उसकी यूनिट जो होती है वो माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड एंड पिकोसेकंड होती है। एक्यूरेसी इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट एंड वेरी एक्यूरेट, द कैलकुलेशन 100% फिर एरर। मतलब इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो 100 में 100% सही होती है, एक भी परसेंट इसमें गलत चांस नहीं होते हैं। और कैलकुलेशन जो होते हैं वेरी एक्यूरेट के साथ, बहुत ही तेज के साथ कैलकुलेशन हो जाती है इस कंप्यूटर के माध्यम से। स्टोरेज कैपेबिलिटी जो है, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या एनी टाइप ऑफ डेटा सच इमेज, जैसे कि इमेज हो गई, वीडियो हो गया, टेक्स्ट ऑडियो हो गया, या इन सभी को स्टोर करता है। और स्टोरेज में मेमोरी इज आ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्टोरेज। जो मेमोरी होती है वो डेटा को स्टोरेज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्सेटिबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि बहुमुखी। ए कंप्यूटर इज अ वेरी वर्सेटाइल मशीन। और रिलेबिलिटी का मतलब होता है भरोसेमंद। तो कंप्यूटर जो इज अ रिलेबल मशीन, इट डिजाइंड एस मेक मेंटेनेंस इजी। यह एक भरोसेमंद मशीन है और जो कि इसकी जो डिज़ाइन की है वो मेंटेनेंस में बहुत ही इजी रहता है। इस तरह से कंप्यूटर को बनाया गया है। ऑटोमेशन मतलब होता है स्वचालित, ऑटोमेशन मीन्स ऑटोमेटिक। तो कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन, यह अपने आप काम करने वाली मशीन है। इट इज रिसीव्ड आ प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम को रिसीव करता है, जैसे कि प्रोग्राम आप स्टोर द कंप्यूटर मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो प्रोग्राम स्टोर होता है। देन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन द कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। एक बार आप मेमोरी में जो डेटा भेज दिए हैं तो फिर ह्यूमन के बिना उसका कंट्रोल किए
उसका जो है कि प्रोसेसिंग कर देता है वो बिना मतलब विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के। तो अब अगला है कि रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। जो कंप्यूटर होता है पेपर का काम को कम कर देता है, मतलब अब पेपर का यूज़ तो नहीं होता है क्योंकि पेपर में बहुत ही पैसा खर्च होता है, तो उसको रिड्यूस कर देता है। और अब इसका जो डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज जो है आईक्यू, मतलब नो आईक्यू, इसमें कोई आईक्यू लेवल नहीं होता है। कंप्यूटर जो है मशीन है जो कि नो आईक्यू इंटेलिजेंस पे काम करता है। आप उसको जैसा बताओगे वैसा ही करेगा, उसके अंदर कोई आईक्यू लेवल नहीं होता है। जो डेटा फीड होता है उसी डेटा के बेस पे वो रिजल्ट देता है। डिपेंडेंसी क्या है कि इफ फंक्शन एज पर द यूजर इंटरेक्शन दोस्त इट इज फुल्ली डिपेंडेंट इन ह्यूमन, या मनुष्य पे ही पूरा डिपेंडेंट होता है कंप्यूटर। मनुष्य जो चाहेगा वही करेगा। आप उसमें सोचोगे मीन निकालें तो मीडियन नहीं निकालेगा। मीन अगर हम बोलें कि कंप्यूटर से मीन निकालेंगे तो मीन ही निकालेगा किसी भी डेटा का, वो मीडियन नहीं निकालेगा। जब मीडियन निकालेंगे तो मीडियन निकालेगा, मतलब वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ह्यूमन पर। इन्वायरमेंट का मतलब द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सुटेबल। जो इन्वायरमेंट होता है वो डस्ट, मतलब वहाँ पे कोई धूल नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि धूल जब होगी तो उसका जो प्रोग्राम होता है, मतलब प्रोग्रामिंग वो बहुत स्लो हो जाएगी, तो फिर कंप्यूटर अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए उसका जो इन्वायरमेंट है एकदम डस्ट फ्री होना चाहिए कंप्यूटर के लिए, तभी उसके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। नो फीलिंग, कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती। कंप्यूटर हैव नो फीलिंग या इमोशन, कोई उसमें इमोशन नहीं होता है। जैसे 2+2, जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है, अगर उसके 5 में 4 नंबर आना है तो कंप्यूटर में फिक्स है कि 5 में 4 ही होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इमोशन जैसे ह्यूमन में होता है 5 में चलो ठीक 5 दे दो, ऐसा होता है। लेकिन कंप्यूटर में डेटा जो फिक्स होता है उसमें कि नंबर ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। लेकिन अगर मनुष्य काम पे चेक करता है तो एक तो बढ़ा भी सकता है। तो इसमें कोई, क्योंकि इसमें या तो फीलिंग और इमोशन कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो एक मशीन है। इसलिए एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के एप्लीकेशन कहाँ होते हैं वेगस, जैसे कि बहुत सी फील्ड हैं। तो सबसे पहले क्या है, बिजनेस में कंप्यूटर का बहुत ही यूज करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जैसे आजकल बैंक जो भी है वो लेन देन वाला सब काम कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी है वो भी कंप्यूटर से ही की जाती है, ऑपरेट की जाती है। एजुकेशन में जैसे कि आपका थीसिस, पूरा डेटा आजकल की थीसिस जो होती है पूरा कंप्यूटर से ही करते हैं। और मार्केटिंग में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। हेल्थ केयर, जैसे कि वहाँ पर जो भी जांच होती हैं, चेकअप होते हैं, वो सब कंप्यूटर के माध्यम से ही यूज की जाती हैं। और इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मतलब कोई भी और जो स्ट्रक्चर बनता है उसका डिज़ाइन कंप्यूटर के माध्यम से ही पहले बनाते हैं, फिर इंजीनियर उस पर बिल्डिंग बनाते हैं। तो इन सभी जगह पे कंप्यूटर का यूज होता है। और मिलिट्री जैसे सेना के क्षेत्र में कंप्यूटर आर लार्जली यूज्ड इन डिफेंस, मतलब डिफेंस सैन्य क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत ही बड़े तरीके पर यूज किया जाता है। जैसे कि मॉडर्न आज के समय में जो भी टैंक्स हैं वो कंप्यूटर से ही ऑपरेट होते हैं। और मिसाइल यहाँ मतलब जैसे इसरो यहाँ पे बैठा है, उसको अंतरिक्ष में मिसाइल को भेज देता है, सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से ही भेजते हैं वेपन। और आजकल तुम देखोगे कि ड्रोन जो भी वो भी कंप्यूटर के माध्यम से ही चलते हैं, उसमें भी एक डिवाइस लगी होती है। कम्युनिकेशन जैसे कि ईमेल है, चैटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। मतलब आज जो पोस्टमैन कम हो गए हैं, सब ईमेल के द्वारा किसी को पत्र भेज देते हैं या व्हाट्सएप पे चैट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, वीडियो के माध्यम से मीटिंग कर लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो उसके स्टूडेंट जिससे एग्ज़ाम देना चाहता है तो वीडियो के माध्यम से अपना वाइवा भी दे सकता है। इन सभी जगह पे कंप्यूटर का यूज होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, कंप्यूटर प्ले ऑन द इम्पॉर्टेंट रोल इन गवर्नमेंट सर्विस। जितनी भी सर्विसेज होती है उसमें कंप्यूटर का बहुत ही प्रेजेंट टाइम बहुत ही योगदान है। तो अब है कि ब्लॉक डायग्राम आप कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है वो देखते हैं। तो इसमें क्या है कि एक होता है CPU, मतलब इसमें एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक स्टोरेज होती है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है। और इनपुट में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर डेटा जो है वो आपका प्राइमरी स्टोरेज में जाता है, वहाँ के बाद वो CPU में जाता है, CPU में डेटा को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको सेकेंडरी स्टोरेज में भेज दिया जाता है, और सेकेंडरी स्टोरेज से आउटपुट में भेज दिया जाता है। और आउटपुट से डेटा को इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले पे भेज के वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है। यह कंप्यूटर का एक डायग्राम है। अब देखते हैं इसको विस्तार से। तो इसमें स्टोरेज यूनिट जो होती है उसमें दो टाइप्स की मेमोरी होती हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी, तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है
प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी और मे आल्सो रिफर्स टू इंटरनल मेमोरी एंड प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसको मेन मेमोरी कहते हैं और यह इंटरनल मेमोरी होती है जिसको प्राइमरी स्टोरेज होता है, जिसमें प्राइमरी सबसे पहले इसी में स्टोरेज होता है डेटा का। ऑल दोज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज आर डायरेक्टली एक्सेस बाय द प्रोसेसर यूजिंग डेटा बस आर कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और दैट अलाउस प्रोसेसर टू एक्सेस स्टोरेज रनिंग प्रोग्राम, जो काम चलता है कंप्यूटर में वो भी जो रनिंग प्रोग्राम में होता है वो डेटा जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर किया जाता है, जो भी करंटली काम होते हैं। एंड करंटली प्रोसेस्ड डेटा दैट स्टोर इन मेमोरी लोकेशन। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसको कितने टाइप्स की होती है, तो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम जो होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम इज वोलेटाइल ओनली रिटर्न ऑल द डेटा एज लॉन्ग एज कंप्यूटर पावर्ड। मतलब वोलेटाइल का मतलब होता है कि कंप्यूटर में पावर जब तक दी जाएगी तब तक डेटा स्टोर रहेगा, पावर कट होने के बाद डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। इट फास्टेस्ट टाइप एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये सबसे तेज होता है और यह कम समय के लिए डेटा को स्टोर करता है, क्योंकि ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब यही है कि जब तक उसको पावर मिलती है तब तक डेटा स्टोर है, पावर कटने के बाद डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं प्राइमरी जो रैम होती है। रैम 2 टाइप्स की होती है, एक होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अब सेकेंड टाइप्स है रोम। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और अगर लाइट कटने के बाद डेटा अगर उसमें स्टोर है तो वो रिमूव नहीं होगा, डेटा स्टोर रहता है विदाउट एनी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो रोम जो होते हो वो 3 टाइप्स की होती है, उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब PROM। EPROM मतलब इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और थर्ड होता है EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है या परमानेंट मेमोरी होती है। सेकेंडरी इट इज अ परमानेंट स्टोरेज ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर की सबसे की परमानेंट जो मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, और यह जो मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। सेकेंडरी मेमोरी तो नॉन वोलेटाइल होती है। इन नेचर जो होता है इसका वो कैन नॉट बी नॉट लॉस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे नहीं है तो इसका डेटा का लॉस नहीं होगा। जो भी हमने बताया कि नॉन वोलेटाइल जो होती है अगर पावर कट जाता है तो उसका डेटा जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है पावर कटने के बाद डेटा जो होता है वो डिलीट नहीं होता है। एंड द हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस इन द कंप्यूटर। इट इज अवेलेबल इन द मैनी साइज लाइक MB, KB, MB, GB एंड TB। ये कई साइज में उपलब्ध होती है मार्केट में, जिससे कि इसमें MB होती है और GB है, TB है। तो आजकल कितने GB की मेमोरी होती है, MB वाली चलो डिलीट हो गई है, अब इसका यूज नहीं करते हैं लोग, लेकिन GB है, TB है और हार्ड SSD है, ये सब यूज करते हैं। तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होता है फिक्स स्टोरेज और दूसरा होता है रिमूवेबल स्टोरेज। फिक्स्ड स्टोरेज जो होता है वो स्टोरेज इन मेमोरी डिवाइस परमानेंट। फिक्स स्टोरेज जो होता है वो मेमोरी जो है डिवाइस के अंदर प्रेजेंट होती है इंटरनली, पहले से ही उसके अंदर प्रेजेंट होगी इन दी सिस्टम, उसके सिस्टम में। जैसे कि हार्ड डिस्क डिवाइस हो गई SSD, सॉलिड स्टेट डिस्क SSD और फ्लैश मेमोरी, ये सब जो है क्या फिक्स्ड मेमोरी के अंदर आती हैं, जो कि सेकेंडरी मेमोरी के ही पार्ट हैं। रिमूवेबल मेमोरी में क्या है तो एक एक्सटर्नल मतलब अलग से इनको कंप्यूटर के सिस्टम में ऐड करते हैं। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक टैप आते हैं, फ्लॉपी डिस्क आती है, पेपर स्टोरेज लाइक पंच या कार्ड पंच ट्रैप आते हैं, ऑप्टिकल डिस्क होती है, CD है, DVD है और डिस्क, ये सब इसके अंदर आती हैं। अब है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU,
मतलब आप यू ALU आफ्टर यू इंटर डेटा थ्रू द इनपुट डिवाइस इट इज stored in primary storage memory. The actual processing of the data instruction are performed by ALU. ALU के द्वारा उसको परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शन को. The major operation performed by ALU. ALU क्या करता है? ऐड करता है, मतलब जोड़ता है, सब्सट्रैक्ट घटाता है, मल्टीप्लाई उसको गुणा करता है, और डिवाइड उसको डिवीजन करता है, भाग करता है, लॉजिक एंड कंपेरिजन उसको आपस में कंपेयर भी कर देता है. ALU. तो डेटा इज ट्रांसफर टू ALU फ्रॉम स्टोरेज यूनिट व्हेन रिक्वायर्ड. जब स्टोरेज यूनिट को डेटा की आवश्यकता होती है तो उसको डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है. अर्थमेटिक लॉजिकल जो यूनिट होती है वो ट्रांसफ़र कर देता है डेटा को जब स्टोरेज में आवश्यकता होती है. आफ्टर प्रोसेसिंग वी आउटपुट इज रिटर्न बैक टू स्टोर यूनिट फॉर दी फर्दर प्रोसेसिंग और गेटिंग स्टोर. प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जो है, आउटपुट से स्टोरेज के लिए वापस डेटा को भेज दिया जाता है. ALU के द्वारा प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट से स्टोरेज के लिए वापस भेज दिया जाता है डेटा को. अब होता है इसमें कंट्रोल यूनिट, जिसको CU के नाम से जानते हैं. द मैनर फ्लो इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड and the above operation are performed. Controlling of all operation like input, processing and output are performed by control unit, and it takes care of step by step processing of all operations inside the computer. The control unit डिटरमाइन करता है सीक्वेंस इन दी विच कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए, और उसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है. अब देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU क्या होता है. तो CPU क्या है कि ऑल दी ALU एंड CU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज जॉइंटली नोन एज. इन दोनों को मिला देते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU बन जाता है. ALU एंड CU को जब मिलाते हैं तो CPU बन जाता है. तो CPU में कॉल CPU एज अ ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम. CPU जो होता है किसी भी कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज CPU. It is just like brain that takes all major decision, makes all sports of calculation and discrete direct different part of computer function by activating and controlling the operations. इनपुट डिवाइस क्या है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एंट्रीज डेटा प्रोग्राम्स इन टू द कंप्यूटर सिस्टम इन विच टेक्स इनपुट्स raw data and perform some processing giving out processed data. मतलब इनपुट जो होता है रे डेटा को कंप्यूटर के अंदर और सिस्टम में एंट्री करता है. फिर वहाँ डेटा का डेटा का प्रोसेसिंग के बाद उसको आउटपुट के माध्यम से डिस्प्ले पे भेज दिया जाता है. कंप्यूटर के डिस्प्ले पे भेजते हैं तो आउट प्रोसेस डेटा को. तो सम इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं कि जैसे कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आ जाता है, जॉयस्टिक आ जाता है, लाइट पेन है, स्कैनर है, माउस है, MCR डिजिटल कैमरा और माइक्रोफोन, पैडल, ग्राफिक्स टेबल, स्टीयरिंग व्हील या लाइट गन, टच पैड, टच स्क्रीन, वेबकॉन, बायोमेट्रिक जो कि अभी हम लोग अटेंडेंस को आजकल बायोमेट्रिक के द्वारा ही अटेंडेंस को लगाते हैं. सब इनपुट डिवाइस होता है. अब आउटपुट डिवाइस क्या है? दिस इज प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डेटा फॉर गेटिंग useful information. Similarly, the output produced
by the computer after processing must also be kept somewhere inside the computer before being given to you human reliable form. Again, the computer also store the inside the computer for further प्रोसेसिंग। मतलब फिर जो अगेन मतलब उसके बाद क्या है कि फिर आउटपुट जो को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है। कि देखो आउटपुट क्या है कि वहाँ पे जो प्रोसेसिंग के लिए डेटा जो वहाँ पे स्टोर होता है वो स्टोरेज की मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में भेज देता है, ताकि वहाँ से दोबारा जब उसका प्रोसेसिंग किया जाए तो वहाँ से डेटा आसानी से मिल जाए, उसके अंदर ही भेजता है वो आउटपुट। तो कुछ आउटपुट डिवाइस जो होते हैं जैसे कि मॉनिटर के लिए एलईडी हो गया, एलसीडी है, सीआरटी है, और प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, जीपीएस, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, स्पीच सिंथेसाइजर जिसे इसको स्पीच बोलते हैं, उसको कम करने के लिए उसका जो डेटा है उसको कम करने को उसको मतलब कंप्रेस करने के लिए जो स्पीच सिंथेसाइजर जो यूज करते हैं उसके लिए। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम देखें कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन है। तो देयर आर 5 कंप्यूटर जनरेशन नाउ टिल डेट। ईच अभी तक कंप्यूटर की केवल 5 जनरेशन हैं और अभी तक ईच जनरेशन हैज़ बीन डिस्कस्ड इन डिटेल अलॉन्ग विथ देयर टाइम ऑफ पीरियड एंड करेक्टरिस्टिक्स। हम उसको उसकी जो प्रत्येक जनरेशन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और उसका जो टाइम पीरियड और उसके करेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। तो सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर्स की वो 1946 से 1959 तक है उसका टाइम पीरियड। और सेकेंड जनरेशन का जो है 1959 से 1959 टू 1965। थर्ड जनरेशन 1965 टू 1971। फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980। फिफ्थ जनरेशन जो है 1980 से अभी तक ऑनवर्ड अभी तक अब तक जो भी कंप्यूटर आ गए हैं वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं 1980 के बाद 1980 के बाद। तो फर्स्ट जनरेशन द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। और एज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मेमोरी, इसका बेसिक कंपोनेंट जो था वो मेमोरी और सर्किटरी मतलब सर्किल आप फॉर सीपीयू से मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और उसके मेमोरी उसके बेसिक कंपोनेंट थे और उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। मैं उसके फीचर क्या क्या है फर्स्ट जनरेशन के, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था और अनरिलायबल था, मतलब उसको ज़्यादा लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। और सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, केवल मशीन लैंग्वेज को करता था और वेरी कॉस्टली था, बहुत ही महंगा था। और जेनरेट लॉट ऑफ हीट, मतलब वो गर्मी को पैदा करता था, मतलब वहाँ पे बहुत एकदम हीट हो जाता था कंप्यूटर तुरंत ही। स्लो इनपुट एंड आउटपुट, इसकी इनपुट एंड आउटपुट जो डिवाइस थी वो बहुत ही स्लो थी। ह्यूज साइज, मतलब उसका साइज जो था बहुत ही लार्ज था। नीड फॉर एसी, उसको एसी की आवश्यकता अलग से पड़ती थी क्योंकि वो एकदम से हीट होता था इसलिए। और नॉन पोर्टेबल होगा, मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी ले नहीं जा सकते थे क्योंकि इतना भारी था। अब देख सकते हैं इस फिगर में कि कंप्यूटर को कितना उठाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इतना बड़ा तो नहीं ले जा सकते थे। कंज्यूमर्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंज्यूम्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक इलेक्ट्रिक जो विद्युत था उसको बहुत ही अधिक कंज्यूम करता था। इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता इसको सबसे अधिक इस जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होती थी। तो सम कंप्यूटर्स इन दिस जनरेशन, कुछ कंप्यूटर जो हैं इस जनरेशन में कौन कौन से थे, तो आइनिक है, एडवेक है, यूनिवैक है, IBM 701 एंड 750। ये जो कंप्यूटर के नाम हैं ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उस टाइम थे। और सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर क्या है ना, इसका जो इसकी जो पीरियड है 1959 टू 1965 तक है। और इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वेयर यूज्ड दैट वेयर चीपेस्ट। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर को यूज किया गया था चीपेस्ट
ट्रांजिशन को यूज किया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था और कंज्यूम लेस पावर, मतलब और इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करता था। कम्पैक्ट इन साइज थोड़ा कम था उसकी अपेक्षा, और जो इस पे लोग विश्वास भी किए थे, रिलेबल था, फास्टर था, किसके अपेक्षा, फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा। इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट। इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज के साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेज का भी प्रयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ मशीन लैंग्वेज का यूज किया था, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज के साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेज को भी यूज किया गया था। तो इसका मेन फीचर क्या है कि रिलेबल है, विश्वसनीय है, स्मॉलर है, साइज उसकी बच्चा कम है, हीट को कम जनरेट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी को कम आवश्यकता होती है इसको, फास्टर होता है कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा इसमें हर चीज़ कम है। तो एसी की आवश्यकता इसमें भी थी और फर्स्ट जनरेशन में भी एसी की आवश्यकता थी। सपोर्टेड मशीन थी, इसमें मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज दोनों की यूज किया गया है। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन में मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया है। कुछ कंप्यूटर इस जनरेशन के थे, जैसे कि IBM 1620 था, IBM 7094 और CDC 1604 और CDC 3600, यूनिवैक 1108। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर। अब है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसको 1965 टू 1971 इसका जो ईयर है 1965 टू 1971। द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था। ट्रांजिस्टर इन द प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था, उसके स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट का इसमें यूज किया गया था। द इंटीग्रेटेड सर्किट वाज इन्वेंटेड बाय जैक एंड किल्बे। इसको इन्वेंट किए थे जैक एंड किल्बे ने इसको इन्वेंट किया था, और हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसमें यूज की गई है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कुछ इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। अब है कि इसका मेन फीचर आप थर्ड जनरेशन के क्या क्या हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसमें यूज किया गया है, और मोर रिलेबल मतलब बहुत ही विश्वास इस पे लोग किए हैं। यह इसका साइज ही बहुत कम है, और जनरेट द हीट जनरेट भी कम करता है, फास्ट भी चलता है, और मेंटेनेंस में भी कम खर्च आता है। कंपेरिजन टू प्रीवियस बोथ, इन दोनों जो पहले के दो कंप्यूटर थे उनकी अपेक्षा इसमें हर चीज़ कम होती है। उसकी अपेक्षा इसमें बहुत ही मेंटेनेंस कम है, फास्ट तेज चलते हैं, हीट कम एब्जॉर्ब मतलब करते हैं, हीट कम निकालते हैं, जनरेट करते हैं, साइज भी कम है, और कॉस्टली तो है था ही, ये भी कॉस्टली है। एसी की आवश्यकता इस वाले कंप्यूटर में भी थी। कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करता है। सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें ये हाई लेवल लैंग्वेज को यूज किया गया है। कुछ कंप्यूटर है इस जनरेशन के, जैसे कि IBM 360 सीरीज के जो कंप्यूटर थे, IBM 370 या 168, IBM 168, हनीवेल 6000 सीरीज के जो कंप्यूटर थे। PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर है, TDC 316। ये सब कुछ एग्जाम्पल जो हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर में हैं, के माध्यम से हैं। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1971 टू 1980। इन दिस कंप्यूटर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें सबसे अधिक स्केल का इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया था, और वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर अबाउट द सर्किट एलिमेंट्स, मतलब जिसके सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। और इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग
रियल नेटवर्क, टाइम चेकिंग है, रियल नेटवर्क है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक स्थान से मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वह यूज किया गया है और ऑल हाई लेवल लैंग्वेज यूज की गई है जैसे कि सी और C++, DBASC, ये सब इसमें यूज किया गया है। इसका मेन फीचर क्या है कि मेन फीचर जो है फोर्थ है जनरेशन कंप्यूटर का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया है। वेरी चीप होता है, मतलब ये सस्ता है और पोर्टेबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, विश्वसनीय बहुत है और यूज कर सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर की तरह। वेरी स्मॉल है, बहुत साइज भी इसका कम हो गया था और पाइपलाइन प्रोसेसिंग इसमें मतलब पाइपलाइन मतलब अंदर ही उसके प्रोसेसिंग होती है। नो एसी इसमें, क्योंकि एसी भी उसके अंदर लगा दिए हैं तो इसकी आवश्यकता एसी की नहीं होती बाहर से। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस, इंटरनेट भी उसमें कनेक्ट हो जाता है। ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड नेटवर्क, कंप्यूटर बिकम इजली अवेलेबल, या कंप्यूटर आसानी से अवेलेबल भी है। तो सब कुछ कंप्यूटर इस जनरेशन के क्या है, DEC10 है, स्टार है 1000, PDP-11, CRAY कैरी 1 जिसको सुपर कंप्यूटर सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है और कैरी XMP सुपर कंप्यूटर ये भी है। परम 8000 सुपर कंप्यूटर इंडिया का भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है 1980 ऑनवर्ड्स। इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में अल्ट्रा स्केल लार्ज इंटीग्रेशन का यूज हुआ था, टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है और रिजल्ट इन दिस प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मतलब जिसके परिणाम स्वरूप 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो चिप्स का प्रोडक्शन हुआ है इसके माध्यम से, फिफ्थ जनरेशन के माध्यम से। तो दिस जनरेशन बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर और हाई लेवल लैंग्वेज लाइक जैसे C है, C++, उसमें फोर्थ जनरेशन में C++ था, C था, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जावा का भी यूज़ किया गया है, नेट और ये सब इस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया है। तो दी मेन फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन के जो हैं वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है और एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ एंड सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी, ये उसके साथ साथ प्रोसेसिंग के साथ साथ सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हुआ है या यूज हुआ है। तो मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेरेंस विथ मल्टीमीडिया फीचर, इसमें इसको फ्रेंडली यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें मल्टीमीडिया फीचर होते हैं और अवेलेबिलिटी जो है आसानी से मतलब सब कहीं अवेलेबल है, तो पावरफुल है, सबसे पावरफुल है और कंप्यूटर पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर एज चीपेस्ट रेट, कम से कम पावरफुल भी है, कम पैसों में भी उपलब्ध है। सम कंप्यूटर जो है इस जनरेशन में से डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटपैड है, अल्ट्रा नोटपैड है, क्रोमबैक है, ये सब इस जनरेशन के कंप्यूटर में के एग्जांपल हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।